ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपने पूछे थे। कुछ 18 स्टॉक्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला नाम है शक्ति पंप्स लिमिटेड, जो कि लोअर सर्किट पे आज बंद हुआ है। इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे 51% है। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, डिविडेंड थोड़ा बहुत कंपनी देती है, डेट कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर आरओसी आरओई देखेंगे तो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। इसका पीई इंडस्ट्री पीई से नीचे चल रहा है। ओके, अब इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रोमोटर्स में तो कोई इश्यू नहीं दिखाई दे रहा। इन शॉर्ट हम लोग यहाँ आके चेक करेंगे तो पब्लिक ने अपना स्टेक बढ़ाया है। कहाँ से आया वो स्टेक? वो आया है थोड़ा एफआईआई से और थोड़ा डीआईआई से। तो म्यूचुअल फंड वालों ने इसे ज़्यादा बेचा है। अब अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को चेक करेंगे तो रिजल्ट्स कुछ बहुत ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक गिर रहा है। तो हो सकता है कि ये जो कॉमन प्रेशर पूरे मार्केट पे है उसकी वजह से गिर रहा हो। सीएजीआर देखेंगे बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है। ओके, अब इसके चार्ट पे नज़र डालेंगे तो ये स्टॉक कुछ खास पहले नहीं कर रहा था, यहाँ से इसने अचानक से जंप लिया है। तो रीज़न आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बहुत ईजिली आपको गूगल पे मिल जाएगा कि क्यों ये अचानक से ऐसे भागना शुरू हुआ। ओके, अब ये अचानक से अगर भागा है, अचानक से अगर खड़ी चढ़ाई चढ़ चुका है, तो उसके बाद क्या होता है, मैंने कई बार आपको कई सारे वीडियोस में बोला है। तो आप कमेंट करके ये भी बताना कि खड़ी चढ़ाई के बाद क्या होता है। ओके, अब देखिए पीई रेशियो में आके अगर आप चेक करेंगे तो ईपीएस इसका बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाया। तो जैसा हमने प्रॉफिट में देखा, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट के रिजल्ट्स इसके दिखाई दिए, इसीलिए आपको ऐसे पहाड़ बनते हुए दिख रहे हैं। और इसमें जितना बाइंग होना चाहिए था उससे लगभग थोड़ा कम ही बाइंग हुआ है, इसीलिए पीई जो है आपको मीडियन के आसपास दिखाई दे रहा है। तो बहुत महंगा नहीं है स्टॉक पीई रेशियो के हिसाब से। लेकिन क्या इसकी वजह से मैं इसे खरीदूंगा? नहीं, मैं इसे नहीं खरीदूंगा जस्ट बिकॉज इसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं थी। मैं थोड़ा और इसके गिरने का वेट करूंगा। कितना गिरने का वेट करूंगा? तो मैंने टेलीग्राम पे बोला था कि अभी मेरे हिसाब से इसमें टाइम है। ठीक है, 800 रुपये का एक लेवल तो है। अगर मान लीजिए जैसा निफ्टी भाग रहा था ना पिछले साल तक, थोड़ा बहुत गिरता था फिर भागने लगता था, फिर थोड़ा गिरता था फिर भागने लगता था, तो थोड़ी बहुत गिरावट में भी इस तरह के स्टॉक्स में बाइंग दिखाई दे जाती थी। तो वैसी सिचुएशन होती तो मैं शायद 800 के आसपास में इसमें बाइंग करने के बारे में सोचता। लेकिन इस सिचुएशन में जो अभी मार्केट में चल रही है, या तो मैं इस स्टॉक को इग्नोर करूंगा, या तो अराउंड 400 के आसपास जब तक ये नहीं आता तब तक मैं इसमें डिस्कशन भी स्टार्ट नहीं करना चाहूँगा। अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट में गिर रहे हैं, लगभग सारे ही स्टॉक्स गिर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में इस तरह के किसी स्टॉक में एंट्री करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, जिसका बिजनेस मुझे दिखता नहीं है बहुत ज़्यादा। बस ये किस नाम से भागता है? सोलर पंप्स, सक्शन पंप्स, बूस्टर पंप्स वगैरह वगैरह ये कंपनी बनाती है। तो काफ़ी चीज़ें बनाती है, क्लाइंटेल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हिस्ट्री बस मेरे फॉर्मेट के अलाइनमेंट में नहीं आती। इसीलिए मैं इसमें थोड़े और फॉल का वेट करूँगा, तभी इसको कंसिडर करूँगा। बाकी हो सकता है आपने मेरे से ज़्यादा रिसर्च इसमें की हो, तो आप अपने थॉट्स कमेंट में शेयर कर सकते हो। तो इसे हम दोबारा किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इसकी खाली न्यूज़ ही आती है और इसको लोग बस जानते हैं, बाकी इसका काम क्या हो रहा है, ये कितना महंगा है, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं है। बस ये रिलायंस का प्रोडक्ट है, इसीलिए पैसे लगाए जाओ, यही सब लोग सोच रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमने भी एवरेजिंग की थी या एवरेजिंग डिस्कस की थी अराउंड 250 के आसपास में, और अभी देख सकते हैं ये वहाँ से भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो देखिए मार्केट कितना गिरेगा इसका कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता, लेकिन हाँ ये हम लोग कर सकते हैं, अगर बिजनेस पे भरोसा है, मैनेजमेंट पे भरोसा है, तो एक्सट्रीम फॉल आने के बाद थोड़ा रिस्क लेना या नहीं लेना ये आपकी कैपेबिलिटी पे और आपकी कैपेसिटी पे निर्भर करता है। ठीक है, तो मैंने मेरी कैपेबिलिटी पे अराउंड 246 के आसपास में एवरेजिंग की थी, और वहाँ से भी स्टॉक अभी जो है यहाँ पे गिरा हुआ है। ठीक है, अब पिछले अगर सपोर्ट वगैरह की बात करेंगे तो ऐसा देखने में लगता है कि 200 से लेके 210 के बीच में एक सपोर्ट होना चाहिए, जो कि ये पिछले लेवल्स के आसपास ही यहाँ कहीं पे बनता है। ठीक है, ये बॉक्स अगर मैं बना दूं तो ये एक सपोर्ट लेवल जैसा दिखाई दे रहा है। बाई चांस, जिसके चांसेस भी ज़्यादा है, अगर ये गिर जाता है, यहाँ से भी नीचे अगर जाता है,
तब मैं इसमें जो फाइनल एवरेजिंग करूँगा वो 145 से लेके 150 के बीच में कहीं पे हो सकता है, या फिर इसके भी नीचे। जब भी मैं करूँगा तो मैं बता ही दूंगा, हमेशा बताता हूँ। अगर मैं इसमें एवरेजिंग करूँगा तो इस लेवल के ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे करूँगा, ठीक है। 200 ब्रेक करने के बाद 145 से 150 के आसपास में मैं इसमें फाइनल एवरेजिंग करूँगा इस साल की 2025 के लिए। बाकी इसके अलावा और मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। पी रेशियो वगैरह देखेंगे तो आपको मीडियन के नीचे ही दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे तो इंडस्ट्री पीई से बहुत ज़्यादा महंगा इसका पीई दिखाई देगा। इसके अलावा इन्वेस्टर्स में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे पब्लिक का स्टेक लगभग उतना ही है, कुछ थोड़ा पॉइंट बढ़ा है तो इतना हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने कुछ स्टेक्स बढ़ाए हैं, एफआईए ने कुछ स्टेक्स कम किए हैं, प्रोमोटर्स ने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये मुझे न्यूट्रल के आसपास ही लग रहा है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आके चेक करेंगे तो इसके पास हमारा मतलब ज़्यादा डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और लास्ट 2 जो आप डेटा देखेंगे बिल्कुल सेम ही दिखाई देंगे। तो अभी फ़िलहाल इसमें जज करने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, बस जो मैंने फाइनल लेवल बताया वो मेरा फाइनल लेवल सही में होगा। 150-140 के आसपास में मैं इसमें फाइनल एवरेजिंग करूंगा, जैसे ही मुझे ये 200 के नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। अगला स्टॉक है टाटा मोटर्स, कई सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक। ऑब्वियसली मल्टीपल रीजंस हैं उसके, उसको इग्नोर करते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो डेट हमको मालूम है, इस पर कर्जा चल रहा है, जिसे यहाँ पे ये जो हमने अलर्ट लगाया हुआ है इसकी वजह से पता चल रहा है कि कुछ कम किया है। फिनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड कंपनी देती है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, इसमें से गिरवी कुछ नहीं रखा, तो सब कुछ ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके चेक करेंगे तो पब्लिक ने अपना स्टेक बढ़ाया है, जो कि मेरे लिए नेगेटिव होता है। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया तो ठीक है, ओके चीज़ है। प्रोमोटर ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है तो ये भी ठीक ठाक है, ओके। अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस अगर आके चेक करेंगे तो कुछ खास बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर चेक करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन अच्छे थे, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छे नहीं आए हैं, ओके। तो गिरना तो बनता है। अब इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे, कई बार हमने इसे डिस्कस किया है कि ये रेगुलर ग्रोथ देने वाली कंपनी जैसी इसकी हिस्ट्री नहीं है, ओके। तो इसमें थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। ये ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें थोड़ा फॉल दिखे और आप बिल्कुल बेचैन हो जाओ, ओके। क्योंकि इसकी हिस्ट्री में हमको दिख चुका है थोड़ा रिकवरी और उसके बाद डब्ल्यू पैटर्न और फिर भयंकर वाली गिरावट, ओके। तो इस तरह का इसमें ऐसा नहीं होगा आगे, ये हम लोग नहीं बोल सकते। प्रोडक्ट्स अब इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं कंपेयर टू पहले, लेकिन मार्केट तो मार्केट है, कभी भी किसी भी रीज़न से रिएक्ट गलत कर सकता है। तो थोड़ा सोच समझ के सेफली चलना होगा। अब यहाँ पे अगर इसका पी रेशियो देखेंगे तो पीई बहुत ही नीचे अपने मीडियन के चल रहा है, ईपीएस के पहाड़ बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो अभी सिचुएशन इसकी अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल जो भी इंडिकेटर्स वगैरह है उसके बदौलत अगर आपको कुछ बताऊं तो 591 मुझे लेवल दिखाई देता है, जिसे मैं फ़िलहाल इग्नोर करूंगा, क्योंकि ऐसा ये हिस्ट्री मेंटेन करके नहीं चल रहा है जो हमेशा ही ऊपर जाता हो। इसीलिए 590 का लेवल जो कि यहीं पे कहीं पे है, ये आपको विक के सपोर्ट में दिखेगा। यहाँ पे जब आप इस कैंडल वाले चार्ट में देखोगे तो 590 के आसपास में इसका सपोर्ट है। मुझे लगता है अगर इसको ब्रेक करेगा तब जाके मैं इसे कहीं अराउंड 415 के आसपास में ट्रैक करना शुरू करूँगा, या शायद एंट्री करूंगा इसमें, ओके। फिर से बता रहा हूँ, 590 के आसपास अगर ये आता है और इसे अगर ब्रेक करता तो 415 या 400 के आसपास में मैं इसमें एंट्री के चांसेस ढूंढना शुरू करूंगा। अगली कंपनी है बंसल वायर इंडस्ट्रीज, जो कि स्टील इंडस्ट्री में आती है। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, इसमें डेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स जो हैं ठीक अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मेटल इंडस्ट्री की कंपनी है तो ऑब्वियसली बड़ी बड़ी मेटल वाली कंपनी एपीएल अपोलो वगैरह की भी जो है ट्रम्प के अनाउंसमेंट्स के बाद बहुत ज़्यादा गिरी है। तो ऐसी छोटी कंपनीज़ को तो मार पड़नी ही थी, लेकिन फिर भी हम देखेंगे अगर इसमें मौके मिलेंगे तो हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली पब्लिक का स्टेक कम हो रहा है, जा रहा है किसके पास? ऑब्वियसली अच्छे जो हमारे से अच्छे एनालिस्ट्स हैं उनके पास जा रहा है। तो कंपनी अच्छी है और इसमें जो हो रहा है वो भी अच्छा लग रहा है देखने में। अब बस एक चीज़ कंफर्म करनी है कि इसमें CAGR वगैरह कैसे चल रहे हैं। तो देखिए CAGR का तो डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ जो है जस्ट
काइंड ऑफ एवरेज ही दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा अपना डिसीजन नहीं बना पाएंगे। यहाँ अगर इसका चार्ट देखेंगे तो लिस्ट होने के बाद कंपनी ऊपर नीचे करके, लेकिन लॉन्ग रन में ऊपर ही जा रही थी अपना सपोर्ट मेंटेन करते हुए। फिर यहाँ पे जाके इसमें जो बॉटम सपोर्ट है वो ब्रेक हुआ और उसके बाद से कंपनी एक नए लेवल के पैटर्न्स बना रही है। ठीक है, तो अब ये कितना गिर सकता है, ये वापस यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा या क्या करेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन मेरा जो पर्सनल थॉट है वो ज़रा मैं एक बार ये पी रेशियो देखने पे तो उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। तो ठीक है, मेरा जो डिसीजन है वो कंफर्म हो गया। मैं इसको ट्रैक करना शुरू करूँगा 315 के नीचे जाने पे। ठीक है, 315 के ऊपर जो है मैं इसे कंसिडर नहीं करूँगा। और मेनली अगर मैं बताऊँ तो अराउंड 250 के आसपास अगर ये मुझे मिलेगा ना, तभी मैं इसे ख़रीदूँगा बहुत अच्छी क्वांटिटी में। ठीक है, 250 के नीचे मैं 45 या 40 के आसपास खरीद सकता हूँ, अदरवाइज़ 250 के आसपास ही आपको ये दिखेगा। कभी तो मेरी बाइंग आपको इसमें दिखेगी, अदरवाइज मैं इसे इग्नोर करूंगा फिलहाल। अगली कंपनी है बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, एवरेज से बेटर इसके फाइनेंशियल्स हैं। डिविडेंड बहुत ज़्यादा कंपनी नहीं देती, डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है। सब कुछ ठीक ही दिखाई दे रहा है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न अगर आके चेक करेंगे तो यहाँ पे लगभग थोड़ा बहुत बोल सकते हैं हमें यहाँ पे जो है स्टेक कम होता हुआ दिख रहा है पब्लिक का, जो कि अच्छी बात है। लेकिन लॉन्ग रन में देखेंगे तो पब्लिक का स्टेक बढ़ा है। ठीक है, तो कोई खास इसमें यहाँ पे कटौती नहीं हुई है, तो लगभग एवरेज ही बोलेंगे। प्रमोटर ने अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ किया है, ये अच्छी बात है। लेकिन लॉन्ग रन में अगेन देखेंगे तो यहाँ पे स्टेक जो है कम हुआ है। ठीक है, सेम FII ने भी अपना स्टेक कम किया है। तो वही बोल सकते हैं कि पब्लिक के पास गया है, जो कि मेरे हिसाब से तो अच्छी चीज़ नहीं है लॉन्ग रन के हिसाब से। अगर CAGR देखेंगे तो बहुत ही शानदार है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है, सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, सब कुछ शानदार है। तो ठीक है भाई, आगे हम लोग चेक करते हैं इसमें और क्या करना है। तो हिस्ट्री इसकी देखेंगे, हिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। यहाँ पे कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इसमें ऐसा बवंडर फॉल दिखाई दिया है। उसके बाद जो तेज़ी आई है वो बहुत अच्छी तेज़ी आई है। अब ये नीचे गिर रहा है, कहाँ तक गिरता है वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन पहला जो मुझे लगता है सपोर्ट होगा वो अराउंड यहाँ कहीं 380 के आसपास होगा। तो पहले इसे यहाँ जाने देते हैं, यहाँ से नीचे जब ये जाने लग जाएगा तब हम लोग इसमें एंट्री के लेवल्स ढूंढना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस नहीं करते हैं। अगला स्टॉक है ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड। रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है ये बिकॉज ऑफ दिस वर्ड रेल। अब देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, इसमें से गिरवी कुछ नहीं रखा, डिविडेंड कंपनी नहीं देती तो मुझे लगता है अपने ग्रोथ पे ध्यान देती होगी, फिनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। इन्वेस्टर्स में आके देखेंगे तो DII का बहुत बड़ा मेजर स्टेक यहाँ पे है। बहुत ज़्यादा डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ में आके हम देखेंगे तो प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ का डेटा भी बहुत अच्छा है। इसका चार्ट तो हमें अभी फ़िलहाल गिरावट में ही आया है, तो गिरावट में तो गिरेगा ही, तो कुछ खास नहीं दिख रहा। PE रेशियो अगर देखेंगे तो मीडियन के नीचे इसका PE चल रहा है। ठीक है, तो क्या इसमें एंट्री की जा सकती है? मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे हम लोग एंट्री कर सकते थे आज भी, जिस लेवल पे ये है 485 पे ये चल रहा है, राइट। तो 485 पे मुझे लगता है मैं इसमें बाइंग कर सकता था। थोड़ा मैं इसे और डिग इन करके चेक करूँगा इसके बैकग्राउंड वगैरह को, और क्या सेफ्टी, क्या प्रिकॉशंस वगैरह मुझे लेने चाहिए। उसके बाद मैं इसमें शायद कल या आने वाले टाइम में एंट्री कर लूँ, जिस लेवल पे ये चल रहा है उसी लेवल पे, या फिर अराउंड 475 के आसपास। जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अगला स्टॉक है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, जिसमें आज 8.75% की मंदी दिखाई दी है। काम क्या करती है ये? वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट वगैरह करती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह लगाती है। किसके लिए? गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए। तो सुनने में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लग रहा, और ऊपर से अगर गवर्नमेंट अगर जुड़ जाता है ना, तो फिर वहाँ पे पता नहीं प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा। ऊपर से इनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है।
तो पता नहीं अब इंफ्रा लगा हुआ है इसलिए इसके ऊपर डेट ज़्यादा है। इंफ्रा वाली कंपनी इस पे होता है, जो कंस्ट्रक्शन वगैरह करती हैं वो डेट लेके ही जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह करती है, फिर उसके बाद में उनको पैसा मिलते हैं। तो डेट लेके काम होता है, ये पता है मुझे। तो बेस्ड ऑन दैट शायद हम लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा स्टेक है, और इसके अलावा इन्वेस्टर्स में जाके चेक करेंगे तो यहाँ FII DIA दोनों के पास थोड़ा बहुत स्टेक है, लेकिन पब्लिक के पास बहुत बड़ा स्टेक है। ठीक है, तो बिगनर्स के लिए ये स्टॉक बहुत ज़्यादा सेफ दिखाई नहीं देता। प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो कंसिस्टेंसी में प्रॉफिट्स बढ़ तो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं अभी रिसेंटली। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में आके चेक करेंगे तो प्रॉफिट्स अच्छे, सेल्स अच्छी, सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। चार्ट में आके देखेंगे तो कंपनी आते ही एक बहुत तेज़ी दिखाई थी, लेकिन उसके बाद से कंसिस्टेंसी में गिरावट ही दिखाई दे रही है। तो और कितना गिरेगा ये हम लोग चेक कर लेते हैं। एक बार PE रेशियो देख लेते हैं, तो PE रेशियो भी ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा इसमें कोई बुलिश होगा तो मुझे लगता है 185 या 190 के आसपास में इसमें एंट्री के चांसेस ढूंढना शुरू करेगा। लेकिन कंसिडरिंग इसका बिजनेस मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो अगर मैं लकी रहा और ये 185 को भी ब्रेक करता हुआ नीचे, बहुत नीचे अगर गया, तो शायद मैं इसमें 120 के नीचे कहीं पे एंट्री करूँगा जस्ट टू टेक अ रिस्क। और या फिर मैं बाद में इसमें थोड़ा बिज़नेस वगैरह समझने की कोशिश करूँगा, थोड़ा देखने की कोशिश करूँगा कहीं अगर इसके वीडियोस वगैरह है तो। अगर मुझे कहीं कुछ कन्विंसिंग ज़्यादा लगता है तो शायद मैं भी 185 या 185 के नीचे कहीं पे एंट्री करूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे लिए एट प्रेजेंट 120 के आसपास का ही लेवल ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा है इस तरह के बिज़नेस के लिए। अगला स्टॉक है प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, और अगर इसके चार्ट को देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि अच्छी कंपनी है। बहुत पहले से तो नहीं कमाल कर रही, लेकिन हाँ ठीक ठाक टाइम से, कोविड के बाद से इसमें ठीक ठाक तेज़ी दिखाई दी है। तो बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं है। अगर ये मान के चलें कि कोविड के बाद से तो बहुत सारी कंपनीज भागी हैं, उससे पहले ये अच्छा नहीं कर रही थी, तो इसे इग्नोर कर सकते हैं या फिर बहुत नीचे के लेवल्स ढूंढ सकते हैं। ओके, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स में आके देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है। इन्वेस्टर्स में आके देखने पे यहाँ पब्लिक ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है, और बहुत ही लाजवाब स्टेक जो है FII DIA प्रोमोटर्स जो है होल्ड करके चल रहे हैं। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये पब्लिक, जो नई पब्लिक है, बिगिनर्स है, उनके लिए भी सेफ जैसा स्टॉक है ये। बिकॉज FII DIA क्या है, पब्लिक से बहुत ज़्यादा स्टेक जो है होल्ड कर रहे हैं। ओके, और अगर इसके चार्ट को हम लोग PE रेशियो में देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट्स इसके गिरते हुए दिखाई दिए हैं। PE इसलिए बहुत ज़्यादा ऊपर, और मीडियन यहाँ पर है। तो ख़रीदने के लिए अभी तो बिल्कुल भी सही टाइम मेरे हिसाब से नहीं है। PE रेशियो के हिसाब से भी खरीदने का बिल्कुल सही टाइम नहीं है। अगर इसमें बिल्कुल रिस्क फ्री चलना है, अगर कोई बोले कि मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना और ठीक ठाक प्रॉफिट्स वगैरह अगर ये दिखा देता है, इन्वेस्टर्स इसमें से छोड़ के नहीं भागते, जो मेन वाले FII DIA प्रोमोटर हैं अगर वो भी नहीं भागते, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा सेफ चलना है। तो मुझे लगता है शायद 500 के आसपास का लेवल उनके लिए ठीक होगा। मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो राम राम कर देना। और अगर थोड़ा बहुत रिस्क ऊपर की तरफ लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है 900 रुपये का भी एक लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है। बाकी तो आने वाला टाइम बताएगा। मैं फ़िलहाल इसमें अभी 900 के लेवल को इग्नोर करने वाला। जो लोग इसे कंसिडर करने वाले हैं 900 के लेवल पे, उनको बता दूं कि एक मूविंग एवरेज, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज भी 900 के लेवल के आसपास में ही बन रहा है। तो अगर उसे भी रेस्पेक्ट देके ये ऊपर जाने वाला हो तो आप कंसिडर करना चाहो तो कर सकते हो। अगली बहुत ही अच्छी कंपनी है PI इंडस्ट्रीज़। बहुत फेमस, बहुत ही लोगों की फेवरेट कंपनी, बहुत पैसा बना के देने वाली कंपनी, डेट फ्री कंपनी, फाइनेंशियल्स अच्छे दिखाने वाली कंपनी, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देने वाली कंपनी। अब इसके इन्वेस्टर्स को अगर जाके चेक करेंगे तो पब्लिक ने क्या किया है, थोड़ा सा अपना स्टेक बेचा है। ऑब्वियसली बहुत प्रॉफिट बनाया है तो प्रॉफिट बुक भी करेंगे, वही इसमें प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हुई है। ओके, अब इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों ये बहुत अच्छी कंपनी है। हमेशा से इसने प्रॉफिट बना के दिया है और ये एक अच्छा मौका जैसा दिखाई दे रहा है। तो पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, आप सपोर्ट्स वगैरह इसमें देखेंगे आसानी से दिखाई दे जाएगा, तो उस हिसाब से आप कंसिडर करके चल सकते हो। मेरे हिसाब से जैसे 2925 का एक सपोर्ट अच्छा है। इसके बाद अगर ये फिर भी नीचे जाता है, मार्केट कई सालों तक, सॉरी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, कई महीनों तक अगर गिरते रहता है तो इसके आगे मेरे लिए जो पर्सनल लेवल है 2320 का,
एक अच्छा लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर इसी साल मुझे फाइनल एवरेजिंग करनी होगी तो 2320 के आसपास में या इसके नीचे मेरी फाइनल इसमें बाइंग हो सकती है। जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा। अगला स्टॉक एशियन पेंट्स, इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर किस लिए है ये भी हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, तो सीधे सीधे जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। यहाँ पे क्या हुआ है, पब्लिक ने स्टेक जो है थोड़ा सा अपना बढ़ाया है, तो थोड़ा ये नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि FII DII या प्रोमोटर में से कहीं से ये स्टेक पब्लिक ने खींचा होगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा अच्छे एनालिस्ट हैं उन्होंने अपना स्टेक दिया है पब्लिक को, रिटेलर्स को, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो लाजवाब स्टॉक, बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के नहीं दिया है लेकिन कंसिस्टेंसी में रिटर्न बना के दिया है। उस पैटर्न को इसने अभी ब्रेक किया है। ठीक है, तो देखते हैं हिस्ट्री में नहीं, आई मीन फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल EPS इसका नीचे गिरता हुआ, मीडियन के पास इसका PE दिखाई दे रहा है, मतलब खरीदने का टाइम कोई ख़राब नहीं है। अगर किसी के पास ये स्टॉक नहीं है तो खरीदने का कोई बहुत बुरा टाइम नहीं है। लेकिन अगर इसको बहुत ही सेफ लेवल पे ख़रीदना है तो मुझे लगता है अराउंड 1930 या 35 के आसपास में एक सपोर्ट अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। लेकिन मज़ा जब आ जाएगा जब ये मुझे 1500 के आसपास मिलेगा। ठीक है, 1500 के अगर नीचे ये मिल गया तब मैं इसमें अच्छी खासी बाइंग करूँगा बहुत ही लंबे टाइम के लिए। ठीक है, जो सेफ स्टॉक्स होते हैं ना, म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक, उनमें से एक स्टॉक मैं इसे मानता हूँ। तो मेरे लिए ये म्यूचुअल फंड का काम करेगा। अगर मुझे 1500 के आसपास मिल गया 100% मैं इसमें अच्छी खासी स्टेक लेके भूल जाने वाला। लेकिन हाँ, उसमें टाइम बहुत लगने वाला है। किस में टाइम लगने वाला है? 1500 के लेवल को अचीव करने में। ओके, हो सकता है कभी ना भी आए, क्योंकि अगर ये 1500 पे आया तो बहुत ही बुरा, इसका मतलब जो पूरी इसकी हिस्ट्री वाला जो भी अच्छापन है ना वो मिट्टी में मिल जाएगा। अगर ये 1500 पे आया तो बहुत ही कम चांसेस हैं यहाँ तक आने के। लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, ये भी याद रखना। देखते हैं क्या होता है। अगला स्टॉक जो आपने पूछा है वो है टेगा इंडस्ट्रीज़। इसे एक दो बार हमने डिस्कस किया है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है बहुत अच्छी है, थोड़ा बहुत डिविडेंड कंपनी देती है, डेट भी ठीक ठाक है। और अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो पब्लिक ने कुछ खास चेंजेस नहीं किए हैं। एक्चुअली किसी ने कुछ खास चेंजेस नहीं किए हैं, तो सब कुछ यहाँ पे न्यूट्रल बना हुआ है। अगर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस CAGR अगर देखेंगे तो ये तो एवरेज है, लेकिन ये अच्छा है, ये भी ठीक ठाक है। ओके, अब इसके मैक्सिमम टाइम के चार्ट में आएंगे तो चार्ट भी अच्छा दिखाई दिया है। यहाँ पे पहली बार इसमें ब्रेक हुआ है। ओके, और PE रेशियो अगर चेक करेंगे तो EPS बढ़ता घटता रहता है और मीडियन के थोड़ा सा ऊपर ये अभी चल रहा है, तो इसमें वेट किया जा सकता है। अगर किसी को बहुत ही आसपास में सपोर्ट चाहिए तो मुझे लगता है 1165 के आसपास में होगा, और अगर किसी को बहुत सेफ जाना है तो 865 के आसपास में इसमें एक सपोर्ट मुझे दिखाई देता है। बाकी आपका क्या डिसीजन है आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। अगला स्टॉक एनर्जी सेक्टर से है, वॉरी एनर्जीज लिमिटेड। बहुत लोगों ने इसे ट्रेंडिंग बना रखा है, पहले भी बना रखा था, अभी भी बना रखा है। फिनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। ओके, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, सब कुछ लगभग इसमें अच्छा ही है। अगर इन्वेस्टर्स में जाके चेक करेंगे तो ठीक ठाक स्टेक है FII DII के पास, लेकिन पब्लिक के पास बहुत बड़ा स्टेक है। तो बिगिनर्स के लिए ये स्टॉक नहीं है। हो सकता है आपको कई सारे शॉक्स वगैरह ये फ्यूचर में दे। अगर इसके मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम का देखने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि रिसेंटली आई हुई कंपनी है और पैनिक में आई है तो पैनिक में गिर ही रही है। ओके, अब PE रेशियो अगर देखेंगे तो ये हमको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, मीडियन के नीचे इसका PE है। ओके, अब इसको कहाँ पे ख़रीदा जा सकता है? देखिए, बार बार मैंने कई सारे वीडियोस में यही बोला है कि 2075 एक इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पे ये 2 महीने इसने सपोर्ट लिया 2075 के आसपास। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ तब तो मैं इसमें अच्छा खासा वेट करने वाला हूँ। तब मैं शायद 1600 या 1500 के आसपास का वेट करना चाहूँगा। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरह से और कब कॉमनली ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। निफ्टी कब ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, मैं तब भी अपना प्लान चेंज कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है और 2075 का जो लेवल है ये अगर नीचे गिर जाता है, नीचे टूट जाता है, तो आपको पता है मैं इसे कहाँ कंसिडर करने वाला हूँ। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी AAA टेक्नोलॉजीज़, उसमें मैंने शायद लेवल्स वगैरह आपको बताए थे। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपने पूछा है तो शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी। फिनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है। इन्वेस्टर्स में आके जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पे पब्लिक ने कोई ख़ास चेंजेस नहीं किए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ देखने के लिए है नहीं। FII DII के पास कोई स्टेक्स नहीं है इसमें।
अगर इसमें मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो अच्छा दिख रहा है, चार्ट कोई ख़राब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक होता हुआ जैसा लग रहा है। पीई रेशियो अगर चेक करेंगे तो पीई रेशियो हमको यहाँ देखने में अच्छा नहीं लग रहा। 3 साल का देखें क्या, ठीक है 3 साल में भी ऊपर नीचे इसमें काम चल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें नॉर्मली अगर मैं होता तो कहाँ बाइंग करता, देखिए मैं 65 के नीचे, अराउंड 65 के नीचे जब ये जाएगा तब इसमें बाइंग के लेवल्स ढूंढना शुरू करता, उसके ऊपर में बिल्कुल नहीं। एक वीडियो में मैंने बोला था कि प्रीकॉल लिमिटेड जो है मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है और शायद मैं इसमें बाइंग भी करूँगा। देखिए डेट फ्री कंपनी है, फिनेंशियल्स फुल है, मार्क्स से प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है ये थोड़ी कम दिखाई दे रही है। तो इन्वेस्टर्स में आके देखते हैं बाकी किसके पास है। देखिए FIIDI के पास बहुत ही अच्छा स्टेक है, ओके पब्लिक के पास भी है, लेकिन FIIDI के पास काफ़ी अच्छा स्टेक है। और यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक ने अपना स्टेक थोड़ा सा जो है कम किया है, लॉन्ग रन में भी पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, तो मेरे लिए ये बात पॉजिटिव है। मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो ये भी लाजवाब दिखाई दे रहा है, और पीई रेशियो देखेंगे तो ये भी देखिए EPS बहुत अच्छा और मीडियन के नीचे ही इसका पीई चल रहा है। तो ख़रीदने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन थोड़े और डिस्काउंट में, ऑब्वियसली लालची आदमी हूँ, थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाए तो मज़ा आएगा। मैंने बोला था 390 के आसपास का इसमें लेवल है, 390 इसने ऑलरेडी टच करके थोड़ी रिकवरी दिखा दी है, अभी 410 पे ये चल रहा है। तो अगर इसमें जो गिरावट है वो कंटिन्यूएशन में चलती है, क्यों मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप इसे कैंडल वाले चार्ट में देखोगे तो अभी का जो कैंडल है वो बहुत ही बड़ा वाला रेड है, ठीक है। तो नॉर्मली जो टर्न अराउंड होता है वो कैंडल्स जो होते हैं रेड वाले वो छोटे होते जाते हैं, तब जाके वो स्लो टर्न अराउंड होता है। सडन वाले को तो कोई गेस कर ही नहीं सकता, लेकिन जो आराम से जो पलटी मारते हैं ना, उसमें कैंडल्स छोटे होते जाते हैं, तब जाके वो ऊपर जाने लगता है। तो वैसा इसमें अभी बनता हुआ नहीं दिख रहा। मैं बस होप कर रहा हूँ और मैं बस विश कर रहा हूँ कि ये स्टॉक मुझे 325 के नीचे जाता हुआ मिले, तब मैं इसमें अच्छी खासी बाइंग करूँगा। नहीं मिलता तो देखेंगे आगे जाके क्या डिसीजन हमारा होता है। जब कॉमनली मार्केट ऊपर जाने लग जाएगा और उस टाइम पे भी अगर मुझे ये 325 पे नहीं लेकिन उसके ऊपर में भी अगर ये हल्का फुल्का ही पलटता हुआ दिखेगा तो शायद मैं इसमें एंट्री करूंगा, अदरवाइज़ मैं इसे जाने दूंगा। अगला स्टॉक है हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड। बहुत ज़्यादा ये आज नहीं गिरा है। इसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, कुछ भी नेगेटिव ऐसा नहीं है इसमें। पब्लिक के स्टेक की बात करेंगे तो पब्लिक का स्टेक लगभग सेम ही है, कोई ख़ास चेंजेस कहीं पे भी नहीं दिखाई दिए, ठीक है। एक चीज़ होने वाली है इसमें, यहाँ पे जो स्टेक है थोड़ा बहुत कम होगा तो वो मेरे हिसाब से जाना चाहिए इन दोनों ही के पास, तब ये पॉजिटिव रहेगा। अगर वो पब्लिक के पास आता है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी नहीं है, अच्छे हैं, ओके, कंसिडर करने लायक है। मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो लिस्ट होने के बाद इसने अच्छा प्रॉफिट देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मार्केट प्रेशर की वजह से कंटिन्यूएशन में नीचे ये जा रहा है। पी रेशियो देखेंगे बहुत ही शानदार, EPS ऊपर पीई नीचे, परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंट्री करने के लिए, ठीक है। ऐसा बहुत अच्छा लगता है देखने में। अब इसमें क्या अभी एंट्री हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। पी रेशियो तो बोल रहा है कि हो सकती है, और जो इसका पिछला सपोर्ट है वहीं पे ये अभी घूम रहा है, तो लिया जा सकता है, कोई बुराई नहीं होगी थोड़ा बहुत रिस्क लेने में। इसके अलावा अगर ये गिरते गिरते 735 के आसपास मिलता है तब इसे लेने में ज़्यादा मज़ा आएगा। कुछ लोग ये भी बोलेंगे अच्छा मज़ा आएगा मतलब और नीचे जाएगा फिर 500 पे ले लो, बिल्कुल ले लो, 500 पे मिलेगा तो ले लेंगे, ओके। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल दिख रहा है जैसा मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो 735 पे मिले तो बहुत अच्छी बात। कुछ लोग अगर यहाँ ही एंट्री करना चाहें फिर यहाँ जाके एवरेजिंग करना चाहें तो वो भी चलेगा। फोर्जिंग वाली कंपनीज हैं लगभग चली जाती हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, आज के दिन के फॉल के बाद जिन लोगों को ये स्टॉक IPO में मिला होगा और अभी तक होल्ड करके चल रहे होंगे, वो आज इसमें थोड़ा सा नेगेटिव होते हुए दिखाई दिए होंगे। तो अगर आपके पास इसका स्टेक है IPO के टाइम से तो लिख के ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगला स्टॉक काफ़ी लोगों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्टॉक हुआ करता था, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़, ठीक है। काफ़ी लोगों के पास इसका स्टेक है, मेरे पास भी है। 75% के प्रमोटर की होल्डिंग है, सॉरी, और एवरेज जो है फाइनेंशियल का इसमें बेटर है, अच्छा है। थोड़ा बहुत डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, डेट बिल्कुल भी नहीं है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके देखेंगे तो यहाँ पे पब्लिक ने अपना स्टेक कम किया है, अच्छी बात है, पॉजिटिव है मेरे लिए जो इसे होल्ड करके चल रहे हैं, ठीक है।
अब मैक्सिमम टाइम का इसका चार्ट दिखेंगे तो अच्छा दिखता था पहले, लेकिन उसके बाद जो इसमें क्रैक आने शुरू हुए हैं वो क्रैक अभी भरा नहीं है। ऊपर से ये एक और क्रैक सपोर्ट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब ये अगर गिरते गिरते यहाँ से कितना भी नीचे गिरता है ये अट्रैक्टिव ही बनता जाएगा। पीई रेशियो अगर देखेंगे तो यहाँ पे ईपीएस थोड़ा बहुत ऊपर जाने लग गया है। तो फाइनल कंक्लूजन मेरा ये है कि यहाँ से ये जितना भी नीचे जाता है अट्रैक्टिव होता ही जाएगा, लेकिन सिंस मेरे पास ये स्टॉक ऑलरेडी है तो मैं वेट करूँगा कि 3000 के जैसे ही ये नीचे जाने लगेगा मैं इसमें कहीं पे भी एवरेजिंग एक फाइनल वाली कर लूँगा और भूल जाऊँगा, सेम वैसे ही जैसे मैंने आरआर केबल में आज किया। अगला स्टॉक है वीबीएल। देखिए, इसमें जब मार्केट फॉल होना शुरू हुआ था तब मुझे लगा नहीं था कि ये इतना गिरेगा, लेकिन विश मैंने बहुत किया था कि 400 तक आ जाए, लेकिन अब लग रहा है कि ये 400 तक आ जाएगा, शायद 400 से नीचे भी चला जाएगा और बहुत जल्दी मैं इसमें एवरेजिंग करने वाला हूँ। देखिए, मेरे पास जो ये स्टॉक है ना बहुत ही नीचे से, ठीक है, बहुत नीचे के लेवल में मैंने इसमें एंट्री की थी और बहुत अच्छे प्रॉफिट में हूँ इतनी गिरावट होने के बाद भी। लेकिन अब अगर मुझे ये 400 के नीचे जाता हुआ दिखेगा तो मैं इसमें अच्छी खासी बाइंग दोबारा से करने वाला हूँ, ये मेरा प्लान है। और इस चीज़ को ये पीई रेशियो भी अप्रूव करता है। ईपीएस देखिए बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है, पीई मीडियन के पास आ गया है वापस से। ठीक है, तो मैं इसमें एवरेजिंग करूँगा जैसा मैंने आपको बोला, वैसे ही उसी प्लान के अनुसार मैं 400 के नीचे जैसे ये जाने लग जाएगा मैं इसमें एवरेजिंग 100% करूँगा और आपको बता भी दूंगा।